गुड आफ्टरनून। जैसे आप लोग जानते हैं, अभी आपको और सर ने एक्सप्लेन किया होगा कि आप लोगों को बीपीएससी में कुल मिला के एक हिंदी का पेपर देना है, जीएस के 2 पेपर देने हैं और अपना अपना ऑप्शनल देना है। ओके, पर पेपर का स्कोर आप लोगों को मालूम है 300 ईच, और ये 300 एंड 300 मार्क्स के। अभी तो हम लोग बात करेंगे जीएस पेपर नंबर 2 के सेक्शन नंबर 3 की। तो जीएस का पेपर नंबर 2 है और उसका जब सेक्शन 3 है वो है आपके रिलेटेड है किससे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्लियर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुल मिला के आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से किसी 2 का आपको आंसर करना है। क्लियर? इसके अलावा इसमें एक प्रश्न कितने मार्क्स का होता है? एक क्वेश्चन होगा आपका 36 मार्क्स का, और 36 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 72 मार्क्स का। साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक्स में प्राय आपके किससे होते हैं? करंट जो इशू चल रहे होते हैं साइंस और टेक में, उससे प्रश्न आते हैं। अगर हम लोग साइंस और टेक को ब्रॉडली डिवाइड करें तो किस में आप डिवाइड कर सकते हैं? एक डिजास्टर मैनेजमेंट से आपका क्वेश्चन होगा, दूसरा कुछ भी इन्वायरमेंटल इशू से आपका प्रश्न आएगा, जो करंट इन्वायरमेंटल इशू चल रहे हैं। जनरली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये पूछते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके स्पेस से क्वेश्चन आते हैं। स्पेस के अलावा आपके जो इसमें चौथा आप कह सकते हैं एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके न्यूक्लियर एनर्जी भी पूछ सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग क्यों शिफ्ट करना चाहिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें पोल्यूशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हाउ यू यूज साइंस एंड टेक इन वेरियस फील्ड, यहां से विजुअल है। जैसे बायोटेक से सवाल आ गया, ठीक है, कि आप बायोटेक में किस तरह से साइंस एंड टेक का यूज करेंगे, या फिर आपसे सवाल आ जाएगा नैनो टेक्नोलॉजी में किस तरह से यूज करेंगे। इतना ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट पर, जैसे एक फ्लड कंट्रोल में आया था कि किस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, हो गया। इन्वायरमेंट में किस तरह से आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। इसके अलावा स्पेस में भी साइंस एंड टेक है, एनर्जी में भी साइंस एंड टेक है। ना क्यों ये सवाल पूछे जाते हैं साइंस और टेक के आपके सर्विस में? सबसे बड़ी बात ये है, साइंस और टेक सेक्शन पूछने का उनका मेन एम है कि आप कितना टेक्नोलॉजी को समझ रहे हो, क्या आप कैपेबल हो उसको यूज करने के लिए। जिस तरह से अगर मान लीजिए एक फ्लड आता है, सैटेलाइट से डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, या अर्ली वार्निंग सिस्टम है, आपके पास डाटा आएंगे, आप उसको एनालाइज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आपको अगर आज कोई मोबाइल, जैसे कोविड के टाइम पे कौन सा ऐप आया था ये बताइए? आरओ की शेटू ऐप। अगर आपको टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी भी समझ नहीं है, आप नहीं बिल्कुल ब्लैंक हो में, आपको क्या लगता है कि आप अवेयरनेस फैला पाओगे लोगों के बीच में? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए साइंस और टेक में ये देखा जाता है कि आपको इनकी समझ कितनी है और आप इस साइंस और टेक को बाकी फील्ड में कैसे यूज कर सकते हो। अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आंसर को फ्रेम कैसे किया जाता है। शैल आई रब इट? इस प्रश्न पूछने का सबसे पहले तो रीजन क्या है? आए दिन आप पेपर में पढ़ते होंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की चर्चा हो रही है, इन्वायरमेंट की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है?
मैं थोड़ा सा इस क्लास को चाहती हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करो और थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ इसको, ओके। इसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो अगर बीपीएससी ये आपसे प्रश्न करता है कि आउटकम क्या है 26 सेशन ऑफ सीओपी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, जो कि किसके अंदर है, UNFCCC के अंदर, और आपने सुना होगा कि इंडिया ने अपना कार्बन न्यूट्रल टारगेट रखा है 2070 तक। क्या हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या आपको लगता है कि इसको अचीव कर पाएंगे हम लोग? ये सवाल सबसे पहला उठता है। तो अगर आपके सामने इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो एक आंसर फ्रेम कैसे होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आंसर तो सबको आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है, आंसर फ्रेमिंग कैसे की जाए। किसी भी ऐसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सेक्शन को आप ले लो, पेपर 1 के, पेपर 2 के, किसी भी सेक्शन को ले लो या फिर अपने ऑप्शनल पेपर को भी ले लो, तो सबसे बड़ी बात जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप उसका इंट्रोडक्शन कैसे करते हो। तो जो पहला पैराग्राफ किसी भी टॉपिक का बनेगा वो बनेगा इंट्रोडक्शन, उसका परिचय। आप इसका परिचय कैसे देते हो? मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगी कि हम लोग इसमें परिचय में क्या क्या लिख सकते हैं। पहले कोई भी आपको प्रश्न मिले उसे 2 से 3 बार पढ़िए, ठीक है। प्रश्न को पढ़ा, डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द 26 सेशन ऑफ सीओपी, यही इसका है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई कहां पे थी? 26वीं ग्लासगो, और ये है कहां पे? यूके में, यही तो हुआ ना। उससे भी बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, ये क्या है? नहीं, वो तो आपने फुल फॉर्म बताया, ये है क्या? मेरा सवाल ये है क्या? हाँ, ये आपके पर्यावरण में सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसकी स्टार्ट हुई थी 1992 के रियो अर्थ समिट से। क्लियर? इसका लक्ष्य है कि जो ग्रीन हाउस गैस है उसको लिमिट करना। इज दैट क्लियर? ना, आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या है? जो कंट्रीज ने इसको रेक्टिफाई किया, सिग्नेचर के बाद इसको रेक्टिफाई किया जाता है, वो कंट्री कहलाई इसकी पार्टी। और जो कॉन्फ्रेंस इसमें होता है, हर साल वो कहीं ना कहीं मिलती होगी ना, कुछ चर्चाएं होती होंगी। जैसे 26वीं में कहाँ मिली? ग्लासगो में। और अभी 27 में कहाँ मिलेगी? इजिप्ट में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी ऑफ UNFCCC, इसी को COP शॉर्ट में लिख दिया जाता है। तो पहला जब भी आप इंट्रोडक्शन दोगे, कीवर्ड्स कहा मैंने आपको खोजा, पहला इस केस में क्या है, पहले आप लिखोगे UNFCCC क्या है, ठीक है। इसी के साथ में ये दोगे कि जो 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी है वो कहां पर हुई। जब तक आप इसको बताओगे नहीं, आप इसके नेक्स्ट पार्ट को डील नहीं कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, ये मुझे बताइए। आउटकम क्या है? आउटकम आपसे पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट में आप जब लिखोगे, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट होगा आउटकम के बारे में। आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा आउटकम के बारे में। कुछ आउटकम होगा इसका, कुछ निर्णय लिए होंगे, जैसे कि एक मीथेन प्लेस ली गई थी। और मीथेन प्लेस ही क्यों ली गई थी? जब आप इसको पढ़ेंगे, जब नाउ नोट्स बनाएंगे, तो ये भी एक बार देखेंगे आप लोग कि मीथेन को ही टारगेट क्यों लिया गया, नाइट्रोजन प्लेस क्यों नहीं हो गई। ऑक्सीजन प्लेस भी ले सकते थे, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, मीथेन प्लेस क्यों ली गई? क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सेकेंड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस क्या है? मीथेन है। और इंडिया ने इसको साइन या इसमें एग्री नहीं किया, ये भी जान लीजिए। तो पहला तो आप जो हो गया, मीथेन प्लेस ली गई, यानी कि प्रतिज्ञा ली गई कि हम मीथेन का जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन की बात की गई है, जो फॉरेस्ट कवर होगा उसको बढ़ाने की बात की गई है। अब आप सोचिए कि फॉरेस्ट को बढ़ाने की बात चल रही है, तो क्या इसमें इंडिया एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि एग्री करेगा ही, इसमें तो कोई गलत नहीं है। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस की बात उठी इसमें से।
ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ इसमें क्लाइमेट फाइनेंस की बात की। देखा गया कि जितना भी प्रॉमिस फाइनेंस है उतना डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं दिया जा रहा है बाय डेवलप्ड कंट्री। अगर आपने पहले की ट्रीटी पढ़ी होगी तो ये था कि क्लीनर टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फाइनेंस चाहिए। क्यों नहीं हम लोग थर्मल पावर से आज के दिन ही सोलर पे एकदम शिफ्ट कर जाते हैं? क्यों आज भी हम लोग कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बना रहे हैं? सवाल है ना। क्योंकि एक दिन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी हम शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हायर टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्या चाहिए, हायर फाइनेंस। और क्या आपको लगता है डेवलपिंग नेशन के पास ऐसा फाइनेंस है, इतना पैसा है डेवलप कंट्री की तरह? नहीं है उनके पास पैसा उतना। तो प्रॉमिस किया गया था कि जो डेवलप कंट्री है वो क्या करेगी, डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री की पैसे देके, फाइनेंस देके आर्थिक रूप से उनकी मदद करेगी। चौथा इसमें आप कर सकते हैं वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड। नाम सुना होगा, इंडिया और यूके का था। क्या था ये? क्या सोलर एनर्जी एक वर्ल्ड तक लिमिटेड है, एक कंट्री तक लिमिटेड है? नहीं है ना। तो हम लोगों को पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड में जोड़ देना है इस तरह से कि जो सोलर एनर्जी का फायदा है वो सारी कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सारी कंट्री को उसका लाभ मिल सके। इंडिया और यूके का इसमें सहयोग रहा है। तो क्या इससे पता चला है, इसके कुछ आउटकम हैं। इन्हीं पॉइंट को आप 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट वाइज मैनर्स में आप इसको लिखते जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद एक एक दो दो लाइन में इसको डिफाइन कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ। ये तो हो गया वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन डी। नाउ सेकेंड पार्ट इसका क्या है, फिर से आते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है, क्या इंडिया इसको अचीव कर सकता है या इसको कैसे अचीव किया जा सकता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन न्यूट्रलिटी की। क्या होती है कार्बन न्यूट्रलिटी, एक पैराग्राफ में इसके बारे में लिखेंगे। क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिख देते हैं, यहां से शुरू करके यहां पर, ठीक है। और इतना कोई भी एक एक वर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ता है। छोटे छोटे पैराग्राफ रहेंगे वो लोग ध्यान से पढ़ेंगे। बड़े बड़े आप एक एक पेज के पैराग्राफ लिख देंगे, आपके पैराग्राफ को हो सकता है कि वो शुरू में पढ़े उसको लगे इंटरेस्टिंग नहीं है, लास्ट में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है लेकिन वो लास्ट तक पढ़ने की जगह उसको बात को स्किप ही कर दे, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात है कि बोर्ड में जैसे मैंने क्लियर, आप कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है, कार्बन न्यूट्रलिटी एक सिंपल वर्ड में कहें तो हम लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे उतना ही उसको एमिट करना, मतलब निकालना होता है, प्रोड्यूस ही करना होता है। जितना आउट होगा उतना ही उसको इन करना है। कहना मतलब है कि जितना ही उसको हम प्रोड्यूस करेंगे उतना ही अमाउंट का हम एब्जॉर्ब भी कर लेंगे। कीवर्ड नाउ 3 पैराग्राफ बन गए। चौथा अब आप इसमें डील करेंगे कि इंडिया इसको कैसे अचीव कर सकता है और चीजों को पॉइंट वाइज लिखेंगे। अब मुझे बताइए कि इंडिया इसको किस तरह से अचीव कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज करेंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। हम एफॉरेस्टेशन यानी कि अपने फॉरेस्ट कवर को अगर आगे बढ़ाएंगे जो कि 33% का टारगेट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह से आप 4 से 5 पॉइंट मिनिमम कोशिश कीजिएगा कि 5 पॉइंट दे के उसको एक एक लाइन डिफाइन करके ही आप लोग लिखिए और लास्ट में आपका कंक्लूजन लिखा जाएगा। कंक्लूजन में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं। और कभी भी एक पॉइंट पे मत लिखिएगा जैसे गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए, ये कभी कंक्लूजन नहीं होता है। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, गवर्नमेंट को ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। तो सवाल उठता है कि नागरिक को क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको मिले जुले करना है कि सरकार
ये कदम ले रही हैं और नागरिक को भी अपने प्रति सजग रह के एनवायरनमेंट की तरह एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है। ये पॉइंट ऐसे करके आप कुछ कंक्लूजन लिख सकते हैं। याद रखिएगा कि आपका मेन फोकस पॉइंट एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन और एक बेहतरीन कंक्लूजन पे होना चाहिए। क्लियर? जिस डायग्राम आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है वहां पे डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। और मुझे बताइए कि एक क्वेश्चन जो आप डील करते हो, अब मैं इसको रब कर देती हूं, तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं उसे 3 to 4 पेजेस में कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है? ये लोगों में मिसकॉन्सेप्ट है कि बीपीएससी में लंबे लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं, 10-10, 15-15 पेज के। कॉपी में ही 40 पेज नहीं होते, 36 पेज के करीब होते हैं। और आपको क्वेश्चन करने कितने हैं? 8 क्वेश्चन। आपको टोटल मिला के क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं 8। सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चन, 36 मार्क्स ईच। ओके? साइंस और टेक में जहां पे आपसे रोल पूछा जाए, जैसे एक आया था कि बिहार में फ्लड की प्रॉब्लम से, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में फ्लड की प्रॉब्लम और उसमें रोल ऑफ साइंस एंड टेक। तो सबसे पहले आपको फ्लड के बारे में लिखना है, फ्लड से हो रहे इफेक्ट के बारे में लिखना है, और फिर उसमें आपको लिखना है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और कंक्लूजन अपने मन से बना के लिखना ही है। और कंक्लूजन में जब भी लिखिएगा तो पॉजिटिविटी लिखिएगा, न्यू इनोवेटिव टाइप का लिखिएगा। उसमें मत लिखिएगा कि न्यू कुछ इनोवेशन हम लोग करेंगे, लेकिन नहीं, लगना चाहिए कि कल को ये इंसान अगर ऑफिसर बनता है तो इसमें नई सिचुएशन हैंडल करने की क्षमता है। कैसे वो क्षमता करेगा? वो जब आपको पर्सनली नहीं जान रहा है तो वो आपके वाया वर्ड्स ही तो आपको देख सकता है ना कि आप में वो क्षमता है कि नहीं है। तो आपको अपने आंसर की राइटिंग में ये स्टाइल दिखानी है कि मुझ में क्षमता है। क्लियर? और जहां तक साइंस और टेक का या फिर सबका समस्या होती है कि पेपर 2 बहुत डायनेमिक है, पेपर 2 ज्यादा डायनेमिक नहीं है। पेपर 2 6 महीने के करंट अफेयर को लेके चल रहा है, वो करंट अफेयर जो हम लोगों ने छोड़ दिए हैं। क्लियर? तो 6 महीने के करंट अफेयर को एक एक पॉइंट को सोचिए और ये बात सोच के देखिए कि अगर आपको पेपर सेट करने का मौका मिलता तो आप क्या क्या मुद्दा उठाते पेपर में। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रही हूं, 1 जून को एक करंट अफेयर आया जो कि 1 जून का टॉपिक था और वो टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है? उसकी फिर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक टॉपिक है जो 1 जून को भी आ रहा है, 15 जून को भी आ रहा है, जुलाई में भी चल रहा है, अगस्त में भी चल रहा है। तो ऐसे करंट अफेयर को, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो चाहे जीएस पेपर 2 का हो, आपको इसको देखना ही है। जैसे एक और एग्जांपल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी क्या है? बार बार ये टॉपिक आ रहा है कि नहीं पेपर में? तो इस पे सवाल आना लाजमी है, उस पे एक प्रश्न आ सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आ जाएगा या क्रिप्टो करेंसी पे आ जाएगा। डिजिटल करेंसी इंडिया लॉन्च करने की बात कर रही है डिजिटल रुपी के फॉर्म में, तो इस पे भी एक प्रश्न बनता है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के भी उसको डील करते हैं तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या है क्रिप्टो करेंसी और उसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो लिखनी है। क्लियर? क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के फायदे क्या हैं और क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के नुकसान भी क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि वो टेररिस्ट के हाथ में लग जाए, टेरर फाइनेंसिंग के रूप में यूज हो, ब्लैक मनी को भी उसके थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये भी आपको लिखना होगा, तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन कंक्लूजन आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि उससे अगर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है तो हम लोग को डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को एकदम बैन कर देना चाहिए। आपको एकदम न्यूट्रल लेके सोचना है। कोई भी अगर योजना आती है, स्कीम आती है, जैसे मनरेगा पर ही है,
सपोज कीजिए एग्जाम्पल मनरेगा की मैं दे रही हूँ, आपको स्कीम का दोनों लिखना है, फायदा क्या हो रहा है, उसमें लूप होल कहाँ पर है ना, और कंक्लूजन में देना है कि उसको और बेहतर कैसे बना सके। क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि आपने प्रॉब्लम कितनी देखी, वो आपसे चाह रहा है कि आप सोल्यूशन क्या देते हो प्रॉब्लम का। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप में क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? और साइंस और टेक में हम लोगों ने बात की डिजास्टर मैनेजमेंट का, मैंने एक एग्जांपल दिया जो आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, फ्लड से क्वेश्चन। इसी तरह अगर वो अर्थक्वेक से क्वेश्चन पूछेगा तो भी यही फ्रेमिंग होगी। अगर वो आपसे लैंडस्लाइड से क्वेश्चन पूछेगा तो भी यही होगा। और फ्लड में खासकर वो अगर अर्बन फ्लड भी पूछेगा तो अर्बन फ्लड से भी, क्योंकि एक सिंगल यूज प्लास्टिक आपने सुना होगा कि जुलाई में बैन हुआ था, और सिंगल यूज प्लास्टिक से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, नालियों में जाके नालियां जाम कर देता है, और नालियां जाम करने के कारण क्या हो रहा है, शहर में फ्लड जैसा माहौल बन रहा है। हम लोग ने भी ये सितंबर 2019 में फेस किया था, पटना में ऐसा कुछ घटना हुई थी, मुंबई में 2005 में बहुत भयंकर अर्बन फ्लड आया हुआ था, चेन्नई में आता ही रहता है, बेंगलोर में भी आया हुआ था, आ रहे हैं भारत के डिफरेंट सिटीज में। तो इस तरह से देखना है, एक सिंगल यूज प्लास्टिक को अगर वो ये दे देता है, अर्बन फ्लडिंग से रिलेट करके दे देता है, तो इस पे हैरान नहीं होना है कि ये तो कभी सुना ही नहीं, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। आपको टॉपिक को सोचना है कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बन सकता है और उस प्रश्न का हम किस तरह से जवाब दें। जवाब अगर वो आपसे पॉजिटिव और निगेटिव किसी टेक्नोलॉजी का मिसयूज और मिसयूज पूछ रहा है तो आपको यूज भी लिखना है, मिसयूज भी लिखना है, लेकिन कंक्लूजन में ये लिखना है कि उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर? ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। आज मैंने थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा यूज़ किया है क्योंकि मुझे पता नहीं आप लोग में से कितने इंग्लिश और हिंदी थे, तो आई थिंक सो मैंने ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश ना यूज़ की हो, हिंदी वालों को भी क्लियर हो रहा हो कॉन्सेप्ट। कोई प्रश्न क्लास कंटिन्यू होता है तो हम लोग इन टॉपिक का डिटेल में चर्चा करेंगे। और हाँ, आंसर राइटिंग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आप लोग मेंस के लिए अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने बातों को 4 पेज में आप कंक्लूजन के साथ लिख दें, साथ ही में जो भी कीवर्ड्स, और कोशिश कीजिएगा कि अपने बात को पॉइंट वाइज या पैराग्राफ वाइज ही आप डिफाइंड वे में लिखें।